Good afternoon friends, I am Sandeep Kumar and welcome all of you to my YouTube channel Life Success Academy। तो आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कॉम्प्लीमेंट के टाइप बताया था, और आज मैं इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पेन और कॉपी निकालो मेरे बच्चों और यहाँ से लेक्चर बनाना शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो। सर आप लेक्चर बनाओ, हम नोट्स बनाएंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट्स बनाएंगे और मैं बनाऊंगा लेक्चर। तो चलिए ऑब्जेक्ट, जिसे कि हिंदी में हम लोग कर्म बोलते हैं। हिंदी में मत जाइए, क्योंकि आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इसीलिए आप लोग का हर एक चीज़ का ध्यान इंग्लिश में देना है और हर बात को इंग्लिश में ही सीखनी है। ठीक है, हिंदी पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। मैं अपना मोबाइल ज़रा साइलेंट कर दूँ, क्योंकि किसी का अगर फ़ोन आ गया तो मेरे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर कहीं आपने सर्च करके गूगल पे डेफिनेशन तो नहीं देख ली इसकी? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट इज द थिंग और द लिखा है पर्सन विच या हु रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। मतलब कि देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट वो होता है ना, जो किसी ऑब्जेक्ट कोई चीज होता है या कोई व्यक्ति होता है या कोई चीज होती है। ठीक है, जो वर्ब की एक्शन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज द थिंग और द पर्सन हु या विच रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। मतलब वर्ब में जो एक्शन होता है उसको एक्सेप्ट करता है, उसको रिसीव करता है, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने यहाँ लिखा है विच और यहाँ लिखा है हु। विच मैंने इसलिए लिखा है चाहे अगर कोई चीज है, हमेशा हम नॉन लिविंग चीज के लिए क्या लिखते हैं? विच लिखते हैं। जैसे कि जो मैं चीज देख रहा हूँ मुझे पसंद है, द थिंग आई एम लुकिंग एट विच इज लाइक्ड बाय मी, मतलब वो चीज मुझे मेरे द्वारा पसंद की जाती है। ठीक है, और हम वहाँ बोल सकते हैं जहाँ की लिविंग चीजों के लिए, लिविंग चीजें जैसे राम यही वो व्यक्ति है जो वहाँ जाता है। दिस इज द पर्सन हु गोज देयर। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आया। आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं जब प्रोनाउन के लेक्चर बोलूंगा प्रोनाउन में तो मैं बताऊंगा रिलेटिव प्रोनाउन का कांसेप्ट होता है और उसमें मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगा। आप लोग अभी इस पे ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया डेफिनेशन को। ठीक है, समझ लिया मेरे बात प्यारे बच्चों। चलो ध्यान से गिद्ध की तरह, बाज की तरह बोर्ड के ऊपर नजर लगाए रहो। चलिए अब मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को मैंने डेफिनेशन बता दी है, अब मैं ऑब्जेक्ट को समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे देखिए राम इज प्लेइंग क्रिकेट। देखिए राम ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि मैं अपने लेक्चर्स में बता रहा हूँ। और ये क्या है? एमबी यानी कि मेन वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखिए मैंने कहा है, मैंने डेफिनेशन में क्या बात लिखी है, देखिए कि ऑब्जेक्ट वो होता है या वो व्यक्ति होता है या कोई चीज होता है। ठीक है, जो वर्ब में जो एक्शन होता है उसको एक्सेप्ट करता है, उसको रिसीव करता है, उसी को बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? खेलने का एक्शन हो रहा है। किसका द्वारा एक्शन हो रहा है? इस सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये जो एक्शन हो रहा है राम के द्वारा हो रहा है, और किसके ऊपर हो रहा है? क्रिकेट के ऊपर। तो क्रिकेट क्या हो गया हमारा? क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सर आप जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो राम से शुरुआत क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों राम हमारे भगवान हैं और इसीलिए मैं इनसे ही शुरुआत करता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो ही इनवाइट्स हिम। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि किसी काम को कर रहा है, इनवाइट कर रहा है। इनवाइट करना तो काम होता है किसी को आमंत्रित करना, तो इनवाइट मतलब आमंत्रित करना, और ये एक्शन है। ये एक्शन किसके द्वारा परफॉर्म हो रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है? इस सब्जेक्ट के द्वारा, ही के द्वारा। तो ये हो गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसमें मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब हो गई हमारी, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए ये तो क्या कर रहा है? इसको इनवाइट कर रहा है, लेकिन इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? ये कर रहा है। तो ये देखिए पर्सन हुआ ना, ये हिम क्या है? पर्सन तो होता है, कोई व्यक्ति तो होता है, तो मैंने लिखा था ना पर्सन। देखो ये थिंग क्या है? क्रिकेट हो गया। क्रिकेट तो यहाँ थिंग हो गई, चीज हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्सन है, पर्सन यानी कि यहाँ देखिए यहाँ
पर्सन भी मैंने लिखा है और अब थिंग भी लिखा है, ठीक है। क्लियर हो रहा आप लोगों को। अब देखिए, दे डू नॉट कॉल अस। देखिए इसमें तो ये सब्जेक्ट हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आप लोगों को शायद चौथे लेक्चर में मैंने बताया था इस वर्ब के बारे में कि प्रेजेंट में और प्रेजेंट सिंपल टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन इसको नेगेटिव बनाने के लिए और इंटरोगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू डज का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन है तो डज का यूज किया जाता है, और फर्स्ट पर्सन है तो डू का यूज किया जाता है, और सेकंड पर्सन है तो डू का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और पास्ट में डिड का यूज किया जाता है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए ये अभी हमारा मेन फोकस ये है इसके बारे में जानना कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज किया गया है, और ये है वर्ब, मेन वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। देखो वे लोग वे लोग हमें नहीं बुलाते हैं। देखो बुलाने का काम ये तो नेगेटिव समझो, अगर समझ लो इसमें नॉट नहीं होता, ये नहीं होता, तो क्या होता है दे कॉल अस, यानी कि वे लोग हमें बुलाते हैं। तो बुलाने का काम ये कर रहे हैं, ठीक है, और ये बुलाना काम हो रहा है इनके द्वारा, लेकिन बुलाया किसको जा रहा है, हमें बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लो। मैं जरा एक बार और देख लूं कि कैमरे में सब कुछ क्लियर आ रहा है कि नहीं। वाह सर, इट इज विजिबल टू अस, हम लोग इसे देख सकते हैं। चलिए मिटा दो ना बच्चों। चलो जब मैं मिटाने की बात करूं तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिएगा। अभी तो इंग्लिश की शुरुआत हुई है बच्चों, वो 3-4 लेक्चर तो कहानियां बनी थी, अभी तो ओरिजिनल लेक्चर अभी शुरू हुआ है 2 लेक्चर से। पिछला लेक्चर जो मैंने रात को शूट किया था 9 बजे, जो भी यूट्यूब पर आ चुका है, और एक अभी लेक्चर में शुरू कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट। यहाँ से हमारा जो मेन फोकस है, जो हमारी मेन कहानी है वो शुरू हो चुकी है। इंग्लिश की शुरुआत अब तो हो चुकी है, अब तो आप लोगों को जाग जाना चाहिए अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, ठीक है बच्चों। चलो अब मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के प्रकार। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट मेनली 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक और टाइप होता है कॉग्नेट, जिसको मैं अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत ही हायर लेवल का ऑब्जेक्ट होता है और ये पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कभी टाइम मिल गया, अगर कभी मुझे वो पूछा गया तो मैं आप लोग को उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल 2 ही ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा मैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए मैंने बताया कि इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 ही टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देख लिया आपने बच्चों। चलो अब हेडिंग डालो, पहला ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या होता है सर? देखो इस पे द इफेक्ट ऑफ एक्शन परफॉर्म्ड by the subject is experienced directly on the directly experienced by the
एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टली बाय द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब मैंने लिखा है कि जो सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट एक्शन होता है किसी सेंटेंस में, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ही सबसे पहले पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन होता है वर्ब में, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है, जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है, उसका डायरेक्ट एक्शन किसके ऊपर पड़ता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। इसलिए मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए अब मैं समझाता हूँ कैसे क्या होता है, कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचाने सर। कैसे? आपने डेफिनेशन तो लिखवा दी है, लेकिन पकड़े कैसे? चलिए बच्चों बताता हूँ। ही थ्रोज अ बॉल। देखो बच्चों, उसने वह बॉल फेंकता है। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब वही सेंटेंस की हिंदी हुई कि वह बॉल फेंकता है। ठीक है, #1 ही थ्रोज अ बॉल, वह एक बॉल फेंकता है। ठीक है, तो बताओ वो फेंकता है, फेंकने का काम करता है, ये सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि किसी काम को कर रहा है, और ये मेन वर्ब हो गई। ठीक है, और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है सर। लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है बच्चों? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि फेंकने का काम करे और डायरेक्ट इफेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। तो मैंने बताया ना कि अगर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि इसके जो एक्शन का इफेक्ट है इस बॉल के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसको मैं डीओ लिख दूं, डीओ जो तुम लोग लगाते हो बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वी बीट देम एवरी डे। हम लोग उन्हें हर रोज पीटते हैं, हम लोग उनकी हर रोज पिटाई करते हैं। देखो ये तो सब्जेक्ट हो गया ना, ये क्योंकि किसी काम को कर रहे हैं, और ये वर्ब हो गया। वर्ब क्यों हो गई? क्योंकि ये बता रही है, ये वर्ड बता रहा है कि इस सेंटेंस में कोई ना कोई काम हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये छोड़ो, ये तो एडवर्ब हो गया, इसके बारे में नहीं जाना है हम लोग को। ठीक है, और देखो अब ऑब्जेक्ट के बारे में जाना है ना हमें, तो देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? देखो वे लोग पीटते हैं, वे लोग पीटने का काम करते हैं, और डायरेक्ट कौन एक्सेप्ट कर रहा है इसको? किसके द्वारा एक्सपीरियंस हो रहा है ये इस इफेक्ट को? इसके द्वारा इफेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसके द्वारा इस इफेक्ट को इसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ रहे हो बच्चों कि सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जिसके ऊपर उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, सी डज नॉट लाइक हर, वह उसे पसंद नहीं करती है। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट है ना। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये नेगेटिव आने के लिए नॉट का यूज किया गया है, और ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। देखो वो उसे पसंद नहीं करती है, पसंद नहीं करती, किसे पसंद नहीं करती है? सॉरी, ये भी सही है, लेकिन कोई लड़की को पसंद करे या ना करे, उसे क्या फर्क पड़ता है? लड़की को ना करेगी तो नहीं दिक्कत होगा। चलो ठीक है, सी डज नॉट लाइक हिम, यानी कि उसे पसंद नहीं करती है, पता नहीं क्यों करती है, वो जानती है वो। ठीक है, लेकिन मेरा मेन फोकस क्या है? इसको समझाना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये जो नहीं करती है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा है, इसीलिए कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसे यहाँ में लिख सकता हूँ ना, डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, मैं देख लूँ दिख भी रहा है या नहीं। वाह सर, नीचे वाला सेंटेंस तो इनविजिबल हो गया। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं सीधा लिख दूंगा ना तो दिख जाएगा। टेंशन ना लो बच्चों, टेंशन नहीं लेते हैं। डज नॉट लाइक हिम, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है बच्चों, अब तो दिख रहा होगा। देखो 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 रे हमारा कमाल तवा। वाह सॉरी, तो अभी भी नहीं दिख रहा है, इट इज इनविजिबल टू अस अगेन। कोई बात नहीं बच्चों, इस सेंटेंस को मैं मिटा दूंगा। इस सेंटेंस की क्या हस्ती है, इसका भूगोल ही मैं बता दूंगा। चलो बच्चों इसको नोट डाउन करो, नोट कर लिया बच्चों? मिटा दूं? 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। डांस नोट करो, 1 2 3 4, बंद करो सारी अत्याचार। कितना पढ़ाते हो? पढ़ो मेरे बच्चों, पढ़ाई करो। एजुकेशन के बिना
चलिए पढ़ाई करो मेरे बच्चों। अभी आप लोग टेंशन ना लो, इसी चैनल पर मैथ्स की क्लास होगी, साइंस की भी क्लास होगी और इंग्लिश तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। पहले हमारी हेल्प करो कि हम लोग इस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें। हम लोग अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लें, ताकि ये आप लोग के सपोर्ट के बिना तो अधूरा ही होगा। चलो अगला जो मैं एग्जांपल मैंने लिखा तो लिख रहा हूँ, शी डज नॉट लाइक हिम। वाह सर, आपको तो याद था। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। देखिए ये उसे पसंद नहीं करती है, ठीक है। इसका इस एक्शन का जो ये सब्जेक्ट है, इसके द्वारा जो एक्शन हो रहा है, पसंद करना भी तो एक्शन होता है कि नहीं बोलो बच्चों, होता है ना। तो ये जो पसंद करने का जो एक्शन हो रहा है, ये डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, इसके ऊपर पड़ रहा है, इसलिए कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर टू यू। ठीक है बच्चों, और भी एग्जांपल्स दूं। आई बेट हिम यस्टरडे। देखिए इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, समझ रहे हो ना सर। पकड़ कैसे पकड़ो, ये तो सेंटेंस आपका टेंस बताएगा ना, आपका सेंटेंस बताएगा कि कैसे है। यस्टरडे मतलब क्या हुआ, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल से आप लोगों को पता चल रहा है ना कि किस जो इसकी पिटाई हुई है, मैंने उसको पीटा, कल पीटा ना। यस्टरडे मतलब कल होता है ना, बीता हुआ कल, तो मैंने उसकी पिटाई कल करी। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा मेन वर्ब है ना सर जी, ये तो सेंटेंस की मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और इसको छोड़ो, ये तो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है, इसका जो इसने जो काम किया, इसका डायरेक्ट इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ ना। अब तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। अब मैं मिटा दूं, तो चलिए अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ चलता हूँ। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, पॉज करके भी तो आप नोट कर सकते हैं बच्चे। सर इतनी जिल्लत कौन उठाएगा, पहले पॉज करो फिर नोट करो। वाह बच्चों वाह, हवा में सीख लोगे इंग्लिश बोलना। हाँ, ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। टू नैप कैसल्स इन द एयर वॉन्ट हेल्प, मतलब ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, है ना। चलिए अब मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताऊंगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हमारा दूसरा टाइप है ना। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में तो मैंने बता दिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है और उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है जिसके ऊपर, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये इनडायरेक्ट है, इन मतलब क्या होता है बोलो, उसका अपोजिट, उसके बिल्कुल अपोजिट होगा। इनडायरेक्ट मतलब होता है जिस पे डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना। पहले डायरेक्ट पे पड़ेगा, फिर इसके ऊपर, फिर उसके बाद इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा ना यहाँ, द इफेक्ट ऑफ द एक्शन इज इन directly experienced by the indirect object। मतलब कि मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट होता है, चलिए मैंने लिखा है द इफेक्ट ऑफ द एक्शन इज इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड बाय द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के द्वारा जो इफेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट पड़ता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का उसका इफेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पड़ता है, डायरेक्ट नहीं पड़ता है, इनडायरेक्टली पड़ता है। जैसे ही थ्रू अ स्टोन टू हर्ट मी, मतलब कि मुझे चोट पहुंचाने के लिए उसने स्टोन फेंका, यानी उसने एक पत्थर फेंका। देखो
ये यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई हमारी मेन वर्ब सेंटेंस की, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसने फेंका वो डायरेक्ट इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, इसके ऊपर, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, डीओ। और ये टू लगाकर इसको इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। और मी, ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसके इसके ऊपर, जो ये ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर इनडायरेक्टली, इसके ऊपर इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसलिए लिख दूं मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ आ गया बच्चों? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ही गेव मी his, he gave his his book to me, उसने मुझे अपनी बुक दी। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया। सर ये गेम नहीं है, तो गेम है। सर आपने गेम क्यों लिखा? सॉरी बच्चों, ये वर्ब है, मेन वर्ब, मेन दी, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डीओ, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सब आपने दोनों सेंटेंस में जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा उससे पहले मैं टू क्यों लगाया? बच्चों समझा रहा हूँ, बच्चों समझा रहा हूँ, इसका डिफरेंस समझा रहा हूँ। अगर आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है तो बहुत अच्छा, मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसी बात सोची, बहुत अच्छी बात है आपने ऐसा सोचा। अगर जिन्होंने नहीं सोचा है तो यार चलो ऊपर पानी में कहीं डूब मरे। नहीं बच्चों, ऐसा मत करना, फिर मैं पढ़ाऊंगा किसको? ठीक है बच्चों, चलिए। आई इनवाइटेड देम फॉर गिविंग आई ओ, एक मिनट बच्चों, आई इनवाइटेड टू गिव द मनी टू देम। देखो आई इनवाइटेड टू गिव द मनी टू देम, मैंने उन लोगों को पैसा देने के लिए इनवाइट किया। देखिए ये जो सेंटेंस है, इसका जो एक्शन है वो डायरेक्ट पड़ रहा है मनी के ऊपर, क्योंकि मनी देने के लिए मैंने इनको इनवाइट किया। और ये बाद में आ रहे हैं टू देम, मतलब कि ये बाद में आया है, इसके ऊपर इनडायरेक्ट रूप से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और इन्फिनिटिव वर्ब है। इन्फिनिटिव टू लगा दो किसी बात से पहले, वो तो इन्फिनिटिव भी बन जाता है सर, पता है हमें, पता है बच्चों। चलो, और ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सी इट्स मी, सी he throws, she throws a stone on me to hurt. सी थ्रोज अ स्टोन ऑन मी टू हर्ट, मतलब उसे, वह मुझे चोट पहुंचाने के लिए एक पत्थर फेंकती है, एक पत्थर मारती है। ठीक है, तो देखिए इस जो इसके एक्शन का जो डायरेक्ट इफेक्ट है इसके ऊपर पड़ रहा है, और जो यह मी है इसका इनडायरेक्ट रूप से इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि डीओ। नोट कर लो बच्चों, मैं जरा देख लो नीचे का सेंटेंस दिख रहा है या नहीं। चलो बच्चों,
कैसे पता करें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें कौन है सेंटेंस में। तो देखिए इसके लिए मैट्रिक बता रहा हूँ, जो सब लोग बताते हैं, होम यानी किसको या किसका, ठीक है। अगर इसका आंसर मिल जाए सेंटेंस में तो समझ लीजिए वही आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए सर बता रहा हूँ बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाट करना, खुद से क्वेश्चन करना, वाट मतलब मैंने आपको एक चीज दी क्या, अगर क्या का आंसर मिल गया उसको बोलते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर मिल गया जिसमें मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, ही गिव्स मी अ पेन, मतलब कि वह मुझे एक कलम देता है। और जब तक मार्कर का ढक्कन आ गया तब तक लेक्चर प्यारा नहीं बनता, ठीक है। तो देखो मैंने बच्चे लिखा है यहाँ, ही गिव्स मी अ पेन। इसमें खुद से क्वेश्चन करो और पूछो, दुख खोजो, जरा ट्राई करो खुद से कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। देखो और हुम से जिसका आंसर यानी कि किसको या यहाँ पे क्या, आपने कुछ कोई चीज दी, क्या मतलब क्या चीज दी आपने, या ही गिव्स मी अ पेन यानी कि वो मुझे कलम देता है। मैं बार बार हिंदी के बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे अगर पता करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे कौन है तो किसको दिया मैंने, किसको दिया, तो उसने दिया मुझे तो ये कौन हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या दिया आपने, क्या क्या का आंसर मिल रहा है पेन, तो ये क्या हो गया डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एग्जांपल, आई गेव हिम, आई गेव हिम माई बुक यस्टरडे। तो इसमें आप पता कर सकते हैं आप लोग, मैंने उसको कल अपनी बुक दी, मतलब बीते हुए कल मैंने अपनी उसको बुक दी थी, ठीक है। तो देखिए अगर आपको पता करना है इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है तो क्वेश्चन करिए खुद से, हुम मतलब किसको दिया, किसको दिया तो उसे दिया, तो ये कैसा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया सर डीओ, ठीक है। मतलब क्या दिया तो बुक दी मैंने अपनी, तो ये क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, किसको दिया तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, हमको दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक और सेंटेंस लेता हूँ, वी टोल्ड देम अ स्टोरी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मन वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये भी ऑब्जेक्ट है ना सर, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें पकड़ना है कि डायरेक्ट कौन है और डायरेक्ट कौन है, तो खुद से क्वेश्चन करो। होम का आंसर मिला इसमें, मैंने एक कहानी सुनाई, किसको सुनाई होम को सुनाई, तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिटा दूँ इसको, नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप, मिटा दूँ बच्चों। देखो अगर किसी सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हों तो सेंटेंस को बनाने ऐसे बनाया जा सकता है जैसे कि ही गिव्स मी अ बुक, ऐसा तो आप सेंटेंस को बना ही सकते हो, और इसको ऐसे भी बना सकते हो, ही गिव्स अ बुक टू मी। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली, कोई इसमें एरर नहीं है, और दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स दूं, जितने मैंने सेंटेंस लिखा था ना इसके पीछे उन सबको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था आई गेव हिम माई बुक, अब पता नहीं मुझे सेंटेंस क्या था, देखिए मैं लिख रहा हूँ आई थ्रू अ स्टोन टू हिम, ऐसे तो इसलिए लिख दिया आपने, और इसको ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, आई थ्रू हिम अ स्टोन। लेकिन देखिए मैंने टू वहीं लगाया, टू वहां पर लगाया जहाँ पे इनडायरेक्ट है,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगा सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आप टू नहीं लगा सकते। जैसे देखिए मैंने वहां लिखा ही गिव्स मी अ बुक, ये क्या है, कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ मैंने टू नहीं लगा, यहाँ भी मैंने टू नहीं लगा, जहाँ मैंने लिखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा मैंने वहाँ टू नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब मैंने सेंटेंस एंड में लिखा तो वहाँ मैंने टू लगाया, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है ना, आप भी ऐसा करें, आप भी ऐसा करेंगे बिल्कुल सही होगा कि जब भी आप सेंटेंस में लिखें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखें और उससे पहले टू लगाएं, और जब भी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं तो वहाँ टू मत लगाइए। ये मत नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि आप लोग ऐसा करते हैं कि ही गिव्स मी टू बुक, ऐसा करेंगे आप तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको या तो ऐसा बनाया जाएगा ही गिव्स अ बुक टू मी, या इसी सेंटेंस को ही गिव्स अ बुक टू मी। समझ रहे हो ना, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें लिविंग हो जैसे कि हिम, हीज, हर, ये सब क्या होते हैं, ये सी, हर, ये सब क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें जान हो, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो नॉन लिविंग हो, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल लाइफ सक्सेस अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर करिए, ताकि हर एक बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।